नमस्कार दोस्तों, आप सभी को रैपिड एजुकेशन चैनल की एक और क्लास में स्वागत है। आज हम हिंदी नाटक के बारे में देखने वाले हैं जो सिलेबस में है। पहला नाटक है भारत दुर्दशा। भारतेंदु हरिश्चंद्र की नाटक है। ये एक नाट्य रासक है। इस नाटक में 6 अंक हैं जिनमें प्रतीकों के माध्यम से तत्कालीन सामयिक यथार्थ को नाटकीयता के साथ प्रस्तुत किया गया है। इस नाटक में विभिन्न मनोभावों का मानवीकरण करते हुए उन्हें नाटक के पात्रों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ये पात्र है भारत दुर्दैव, भारत दुर्दशा, सत्यानाश, रोग, आलस्य, मदिरा, अंधकार, निर्लज्जता, आशा, डिसलैस्टी। नाटक के प्रथम अंग में योगी लावनी खाकर भारतीय राजाओं की पारस्परिक फूट और कलह को व्यक्त करता है, जिससे भारत में पहले यवन राज्य की स्थापना हुई और फिर ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ। इसके बाद भारत की दुरवस्था, अंग्रेज़ों के अत्याचार एवं शोषण का वर्णन किया गया है। नाटक के दूसरे अंग में भारत अपनी दुख भरी गाथा को वर्णित करते हुए मूर्छित होता दिखाया गया है। इसी अंग के अंत में आशा निर्लज्जता के साथ आती है और मूर्छित भारत को उठाकर भीतर ले जाती है। नाटक के तीसरे अंग का नाम है भारत दुर्दैव, जो अंग्रेज़ का प्रतीक है। इसकी वेशभूषा भी अजीब है, आदि हिंदू आदि मुस्लिम। दुर्दैव ही भारत की दुर्दशा का कारण है। फूट, डाह, लोभ, भय, दुर्भिक्ष, अतिवृष्टि, स्वार्थपरता, अनावृष्टि आदि के सहयोग से अपने सेनापति सत्यानाशी की सहायता से भारतीयों के धन, बल और विद्या का विनाश करता दिखाया गया है। नाटक के चतुर्थ अंग में भारतवर्ष की विभिन्न कुरीतियों का उल्लेख करते हुए यह बताया गया है कि इन्हीं के कारण भारत की दुर्गति हो रही है। यह रोग, आलस्य, मदिरा, निर्धनता, अविद्या, बहुदेववाद, छुआछूत, कलह, मोह आदि ये दोषरूपी पात्र देश का विनाश कर रहे हैं। पंचम अंक में भारतीय समाज के पढ़े लिखे सभी लोगों की एक कमेटी बनती है, जिसमें सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, फिरोज शाह मेहता, जस्टिस रनाडे भी सम्मिलित है। ये कमेटी भारत को औपनिवेशिक दास्तां से मुक्ति दिलाने के लिए है, किंतु अंग्रेज शासक डिसलॉयल्टी नामक इंग्लिश पॉलिसी एक्ट, हाकिम की इच्छा नामक दफ़ा के अंतर्गत सबको पकड़कर बंदी बना लेते हैं। छठे अंक में भारत अपने भाग्य को अचेत और मूर्छित अवस्था में देखकर उठाने की चेष्टा करता दिखाई पड़ता है, किंतु जब वह अपने भाग्य को नहीं जगा पाता तो निराश होकर अपनी छाती में कटार मार लेता है। यही नाटक समाप्त होता है। भारत दुर्दशा हिंदी का पहला नाटक है जो राजनीतिक वस्तु पर आधारित है। इसमें एक और तो ब्रिटिश राज की निर्ममता का चित्रण है, तो दूसरी ओर भारतीयों की आलस्य, निर्धनता, अशिक्षा और काहली जैसी प्रवृत्तियों का उल्लेख करते हुए देश की दुर्दशा का चित्रण किया गया है। अगला है अंधेर नगरी। अंधेर नगरी की रचना भारतेंदु जी ने सन 1881 में किया है। इसे प्रहसन माना जाता है। इसके अंदर 6 छोटे छोटे अंग है, जिसमें नाटक के 6 दृश्य कहा जा सकता है। यह एक व्यंग्य रचना है जिसमें विनोदपूर्ण शैली में कुशासन के दुष्परिणामों की ओर इंगित किया गया है। ऐसा राजा जिसके शासन में कोई व्यवस्था न हो, जहाँ न्याय अन्याय में भेद न किया जाता हो, अच्छे बुरे में कोई अंतर न होता हो, निश्चय ही चौपट राजा है और उसकी नगरी अंधेर नगरी है। अंधेर नगरी में सत्ता की विवेकहीनता, राजनीतिक व्यवस्था में पनपता भ्रष्टाचार, सत्ताधारियों मानसिकता एवं निरंकुशता के साथ जनता में आई जड़ता एवं शिथिलता का उल्लेख भी किया गया है। निरीह जनता को किस प्रकार ठगा जा रहा है, मूल्यों में कैसी विकृति एवं विसंगति आई है, चित्र करना भी इस नाटक का उद्देश्य है। एक फरियादी की बकरी दीवार के नीचे दबकर मर गई। राजा ने राजमंत्री को बुलाकर फांसी की सज़ा सुना दी।
क्योंकि उसने दीवार इतनी कमज़ोर क्यों बनाई। राजमंत्री के गले में फांसी का फंदा डाल दिया गया, किंतु गर्दन पतली थी, फंदा मोटा था। अतः राजा ने उसे मुक्त कर दिया और ऐसे मोटा आदमी को खोज कर लाने को कहा जिसकी गर्दन फंदे में फिट हो जाए। इसलिए सिपाही गोवर्धन दास को पकड़कर ले आए। गोवर्धन दास फांसी पर चढ़ाया जाने वाला था, तभी अचानक वहाँ गुरुजी आ गए और उन्होंने चिंतित गोवर्धन दास को इस विपत्ति से मुक्त करने का उपाय बताया। गुरु और शिष्य में इस बात पर विवाद होने लगा कि फांसी पर तुम नहीं चढ़ोगी, मैं चढ़ूँगा। इस होड़ को देखकर वहाँ राजा, मंत्री और अन्य दरबारी भी उपस्थित हो गए। फांसी पर चढ़ने के लिए लगी इस होड़ को देखकर जब राजा पूछता है कि वो क्या मामला है, तुम दोनों ही क्यों फांसी पर चढ़ना चाहते हो, तब गुरुजी बताते हैं कि इस समय ऐसा सुयोग बन गया है कि जो फांसी पर चढ़ेगा वह सीधा स्वर्ग जाएगा। इसलिए हम में से प्रत्येक फांसी पर चढ़ना चाहते हैं। मूर्ख राजा यह सुनकर स्वयं फांसी पर चढ़ जाता है। नाटक की समाप्ति गुरुजी के इस वाक्य से होती है कि जहाँ धर्म, बुद्धि और न्याय, नियम कानून पर आधारित समाज न हो, वहाँ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इस अंधेर नगरी में निवास करने वालों का उसी तरह विनाश होता है जैसा चौपट राजा का हुआ है। अगला है प्रसाद के नाटक। प्रसाद के 3 नाटक हमें पढ़ने को है, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुवस्वामिनी। चंद्रगुप्त देखते हैं। ये एक ऐतिहासिक नाटक है। भारत में सिकंदर का आक्रमण हुआ था और मगध में नंद वंश का पराभव एवं चंद्रगुप्त मौर्य की राजा बनने की ऐतिहासिक घटनाओं से ये जुड़ी है। प्रसाद जी ने जिस समय इस नाटक की रचना की, उस समय सारा देश अंग्रेज़ों के गुलाम था, किंतु देश में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। चंद्रगुप्त नाटक में प्रसाद ने दिखाया है कि उस समय मगध में आतताई नंद वंश का शासन था, जो अपने अहंकार एवं क्षुद्र स्वार्थ के कारण विदेशी आक्रांता सिकंदर के विरुद्ध पंचनद नरेश परवदेश्वर का इसलिए साथ नहीं देता क्योंकि नंद की कन्या कल्याणी को अपनी रानी बनाने से परवदेश्वर ने यह कहकर इनकार कर दिया था कि हम क्षत्रिय शूद्रों की कन्या से विवाह नहीं कर सकते। तक्षशिला नरेश अपने पुत्र अंबिग के प्रभाव में थे। उन्होंने यवनों से रिश्वत लेकर उन्हें भारत में आक्रमण करने के लिए मार्ग दे दिया था, क्योंकि वे अपने पड़ोसी राजा परवदेश्वर से द्वेष भाव रखते थे। वे चाहते थे कि सिकंदर परवदेश्वर को पराजित करे। इस षड्यंत्र का पता तक्षशिला गुरुकुल के आचार्य चाणक्य एवं वहाँ के अध्ययन के लिए आए मालव के राजकुमार सिंहरण तथा मगध के सेनापति के पुत्र चंद्रगुप्त को पता चलता है। अंबिग की बहन राजकुमारी अलका अपने भाई का विरोध करती है। चंद्रगुप्त नाटक में राष्ट्रीयता की भावना सर्वत्र ओतप्रोत है। चाणक्य का स्वप्न है कि संपूर्ण भारत के छोटे छोटे गणराज्य एक राजा के अधीन होकर शक्तिशाली राष्ट्र बन जाए, जिससे कोई विदेशी आक्रांता भारत पर आक्रमण का दुस्साहस ना कर सके। अपने इस स्वप्न को साकार करने के लिए वह चंद्रगुप्त को माध्यम बनाता है और वो विजय प्राप्त कर लेता है। सिंहरण और अलका के रूप में प्रसाद ने 2 ऐसे पात्र को नाटक में लाए हैं जो देशभक्ति एवं राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत है। अलका के हृदय में देशभक्ति की भावना पूरी तरह भरी हुई है। चंद्रगुप्त नाटक के ये प्रसिद्ध गीत अलका गाती है। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। देश के लिए अलका अपने भाई एवं पिता का भी परित्याग कर देती है। सिंधु देश की राजकुमारी मालविका अलका की सखी है और उसके हृदय में भी देश प्रेम की भावना व्याप्त है। चंद्रगुप्त नाटक में अतीत के तट पर वर्तमान का चित्र प्रस्तुत किया है। अतीत की गाथा के द्वारा नाटककार ने वर्तमान की पीढ़ी की युवकों को
आह्वान किया है कि वे देश की स्वतंत्रता के लिए व्यक्तिगत हितों का बलिदान करने के लिए तत्पर हो। मगध के राजा नंद का भोग विलास में लिप्त रहना तत्कालीन राजा नवाबों की विलासी वृत्ति का द्योतक है। स्वतंत्रता संग्राम में नारियों की सहभागिता को भी चंद्रगुप्त नाटक के पात्र अलका मालविका की प्रतिबिंबित करती है। इस नाटक में भारतीय संस्कृति एवं जीवन मूल्यों की श्रेष्ठता प्रतिभा दी है। कार्नेलिया इन्हीं से प्रभावित होकर भारत की महिमा का गान इन शब्दों में करती है। अरुण ये मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। प्रसाद की सांस्कृतिक चेतना रूढ़िवादी न होकर मानववादी है। वे वसुदैव कुटुंबकम के पक्षधर है और मानव को उन गुणों से समन्वित करना चाहते हैं जो उसकी मानवता का उत्कर्ष करने वाला हो। चंद्रगुप्त में इसी विचारधारा के अनुरूप पात्र योजना एवं कथानक की सृष्टि की गई है। अगला नाटक है स्कंदगुप्त। ये एक ऐतिहासिक नाटक है जिसके माध्यम से नाटककार ने देश प्रेम, राष्ट्रभक्ति की शिक्षा दी है और समग्र भारत को एकता के सूत्र में पिरोने का संदेश दिया है। हमें ये स्मरण रखना चाहिए कि जिस समय प्रसाद ने इस नाटक की रचना की उस समय गांधी जी के नेतृत्व में भारत की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चल रहा था। आवश्यकता इस बात की थी कि देश के युवकों में राष्ट्र प्रेम जागृत हो जाए और वे त्याग एवं बलिदान की भावना से भरकर इस आंदोलन को सफल बनाए। प्रसाद के अधिकांश नाटक इस उद्देश्य की पूर्ति करते हैं, इसलिए उनके नाटकों के संबंध में ये कहा जाता है कि वह भले ही नाट्य रचनाओं के कथानक इतिहास से लिए गए हों, लेकिन वे अतीत के तट पर वर्तमान का चित्र प्रस्तुत करते हैं। स्कंदगुप्त नाटक की कथावस्तु का संबंध दो राजवंश से है। एक है गुप्त राजवंश और दूसरा है मालव राजवंश। नाटक के नायक स्कंदगुप्त का संबंध गुप्त राजवंश से है और नायिका मालव राजवंश की राजकुमारी है। इसमें स्कंदगुप्त ह्यूणों को पराजित कर विजय प्राप्त कर लेता है। इनमें 5 अंग है और अध्यायों की योजना दृश्यों पर आधारित है। प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ अंग में 7 और तृतीय तथा पंचम अंग में 6 दृश्य है। इस नाटक की विशेषताओं को रेखांकित करते हुए दशरथ ओझा हिंदी नाटक उद्भव एवं विकास में लिखते हैं, स्कंदगुप्त नाटक के वस्तु विधान में प्रसाद जी की प्रतिभा सजीव हो उठी है और उनकी नाट्यकला ने अपने अपूर्व कौशल दिखाया है। इस नाटक में भारतीय और यूरोपीय दोनों नाट्यकलाओं का सहज समन्वय है। इसके प्रमुख पात्र हैं स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, गोविंदगुप्त, पर्णरद, चक्रपालित, बंधुवर्मा, भीमवर्मा, मातृगुप्त, प्रपंच बुद्धि, शर्वनाग, कुमारदास, पुरगुप्त, बटार्क, पृथ्वीसेन, खिडिल, मुग्दल, प्रख्यातकीर्ति, देवकी, आनंद देवी, जयमाला, देवसेना, विजया, कमला, रामा, मालिनी आदि। अगला नाटक है ध्रुवस्वामिनी। ध्रुवस्वामिनी प्रसाद जी की बहुचर्चित नाट्य कृति है जिसकी कथावस्तु गुप्त वंश की यशस्वी सम्राट समुद्रगुप्त के पुत्र चंद्रगुप्त के काल से संबंधित है। नाटक की भूमिका में प्रसाद जी ने इसकी ऐतिहासिकता के प्रमाण दिए हैं। नाटक के कुछ पात्र ऐतिहासिक है। चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, रामगुप्त, शकराज, शिखर स्वामी आदि, और कुछ पात्र काल्पनिक है, कोमा, मिहिरदेव, मंदाकिनी आदि। ध्रुवस्वामिनी नाटक की कथावस्तु संक्षिप्त, रोचक और गतिशील है। गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त ने अपने द्वितीय पुत्र चंद्रगुप्त को राज्य का उत्तराधिकारी बनाया था और उसका विवाह ध्रुवस्वामिनी से निश्चित किया था। चंद्रगुप्त का बड़ा भाई रामगुप्त अयोग्य, विलासी एवं मद्यप था, किंतु समुद्रगुप्त की मृत्यु के उपरांत शिखर स्वामी नामक षड्यंत्रकारी अमात्य के सहयोग से रामगुप्त राज्य का उत्तराधिकारी बन बैठा और उसने ध्रुवस्वामिनी से विवाह भी कर लिया। चंद्रगुप्त पारिवारिक विग्रह की आशंका से शांत बना रहा और उसकी वाग्दत्रे की पत्नी बन गई। रामगुप्त सेना लेकर दिग्विजय करने के लिए निकल पड़ा। इस समय शगराज से गुप्त साम्राज्य का युद्ध चल रहा था।
इस युद्ध में शकों की स्थिति बेहतर थी। शकराज ने युद्ध करने के लिए जो संधि प्रस्ताव भेजा उसके अनुसार रामगुप्त को अपनी पत्नी ध्रुवस्वामिनी शकराज को उपहार में देनी थी। रामगुप्त ने इस प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार किया। ध्रुवस्वामिनी ने रामगुप्त से अपनी रक्षा की प्रार्थना की और अपने कुल गौरव को बचाने की अनुनय विनय की, किंतु रामगुप्त ने अपनी निर्लज्जता प्रदर्शित करते हुए कायरों की भांति अपनी प्राण रक्षा के लिए शकराज के प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया। ध्रुवस्वामिनी का आत्मगौरव जागृत होता है और वह शक शिविर में जाने के लिए स्पष्ट इनकार कर देती है और कहती है, यदि तुम मेरा रक्षा नहीं कर सकते, अपने कुल की मर्यादा नारी का गौरव नहीं बचा सकते, तो मुझे कुछ भी नहीं सकते। वह आत्महत्या करने को प्रस्तुत होती है, किंतु कुमार चंद्रगुप्त उसे रोक देता है। चंद्रगुप्त स्वयं भी स्त्री वेश धारण कर ध्रुवस्वामिनी के साथ शकराज के दुर्ग में जाता है और शकराज की हत्या कर देता है। अंत में धर्म परिषद का आह्वान किया जाता है और उसमें पुरोहित अपना निर्णय सुनाता है कि विवाह की विधि में देवी ध्रुवस्वामिनी और रामगुप्त को एक भ्रांतिपूर्ण बंधन में बांध दिया है। धर्म का उद्देश्य इस तरह पददलित नहीं किया जा सकता। यह रामगुप्त गौरव से नष्ट, आचरण से पतित और कर्मों से राजकिल्बिषी क्लीव है। ऐसी अवस्था में रामगुप्त का ध्रुवस्वामिनी पर कोई अधिकार नहीं। परिषद के लोग रामगुप्त को गुप्त साम्राज्य के राज्य सिंहासन से वंचित कर देते हैं। चंद्रगुप्त राजा बनता है और उसका विवाह ध्रुवस्वामिनी से कर दिया जाता है। ध्रुवस्वामिनी नाटक में प्रसाद जी ने सांस्कृतिक मूल्यों के साथ साथ राष्ट्रीयता को भी अभिव्यक्ति दी है। यह नाटक परतंत्र भारत के नवयुवक और नवयुवतियों के लिए निश्चय ही प्रेरणादायक रहा होगा। युग अगला नाटक है अंधा युग। अंधा युग डॉक्टर धर्मवीर भारती द्वारा रचित बहुचर्चित गीति नाट्य है, जिसका कथानक पौराणिक एवं प्रख्यात होने पर भी आधुनिक मानव बोध एवं संवेदना से जुड़ा हुआ है। इस दृश्य काव्य में जिन समस्याओं को उठाया गया है, उनके सफल निर्वाह के लिए महाभारत के उत्तरार्ध की घटनाओं का आश्रय ग्रहण किया गया है। इस कृति में महाभारत के 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रभास तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु के क्षण तक के घटना काल को समेटा गया है। इसलिए अंधा युग महाभारत की कथा के अंश का पुनराख्यान मात्र न रहकर मानव के अंदर जगत को अभिव्यक्त करने वाली कृति के रूप में बहु प्रशंसित एवं बहुचर्चित रही है। अब तक ये कृति अपनी विषय वस्तु एवं शैली शिल्प के कारण बहुचर्चित रही है। इनमें 7 अंक हैं। पहला अंक है कौरव नगरी, दूसरा अंक पशु का उदय, तीसरा अंक अश्वत्थामा का अर्ध सत्य, चौथा है अंतराल, पंख पहिए और पट्टियाँ, चौथा अंग गांधारी का शाप, पांचवा अंग विजयी एक क्रमिक आत्महत्या, समापन प्रभु की मृत्यु। अंधा युग का कथानक पौराणिक होते हुए भी युगीन चेतना से संतृप्त है। अंधा युग का युद्धोपरांत मानसिकता का काव्य है, जिसमें विजयी पांडवों की हुई, लेकिन जीवन का समग्र ढांचा नीति अनीति, सत्य असत्य, न्याय अन्याय आदि क्षद विक्षद हो चुका था। रहते सिर्फ सवाल आहत विकलांग सैनिक की तरह और बच रहा था विडंबना युक्त व्यंग्य आंधे गलियारे में घूमते उन प्रहरियों की तरह जो घूम घूम कर रक्षा कर रहे थे उस गौरव महल की, जहाँ कुछ भी रक्षणीय नहीं था। समग्र रूप में कहा जा सकता है कि अंधा युग का भाषा शिल्प गीति नाट्य के अनुरूप है। सशक्त भाषा, प्रतीकात्मकता, अलंकारिकता आदि के संयोग प्रयोग से कवि ने इस कृति को जो भव्यता प्रदान की है, इससे उसकी गुणवत्ता में भी निखार आया है। अंधा युग का सफल मंजन कई बार हो चुका है, जो इस बात का प्रमाण है कि रंगमंच की दृष्टि से भी यह कृति पूर्णतः सफल है।